Sejal Katarian with lots of energy. We are going to revise today theory of production and cost का जो यूनिट 1 है, आज हमें वो खत्म करना है. We will try कि 20-25 मिनट्स में हम लोग खत्म करें. कि थियोरी ऑफ प्रोडक्शन, सबसे पहले तो प्रोडक्शन में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन से 4 है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इन चारों के बारे में पहले लिखा है. देन एक शॉर्ट रन में जब आप लोग प्रोडक्शन करते हो गुड्स का, उस टाइम पे आप लोगों का कुछ प्रिंसिपल्स है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स जो हम लोग, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स एंड लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो हम लोगों ने सीखा था वो है. एंड जो लॉन्ग रन है उसमें जो लॉ अप्लाई होता है वो होता है लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल. आई होप यू अंडरस्टैंड. आपको याद होगा मैंने चार्ट ड्रॉ करके दिया था जो आपका प्रोडक्शन प्रिंसिपल है. अगर आप शॉर्ट रन में अगर कोई प्रोडक्शन करते हो तो उस सिचुएशन में सिर्फ एक ही फैक्टर होगा जो वेरिएबल होगा, जो कि यूजुअली हमारा लेबर होता है. बाकी सारे फैक्टर्स फिक्स्ड फैक्टर्स होंगे एंड वो जो लॉ होगा उसे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहेंगे. एंड जो लॉन्ग रन में हम लोग जब प्रोडक्शन करेंगे उस टाइम पे सारे के सारे फैक्टर्स हमारे वेरिएबल होंगे. उस टाइम पे जो लॉ लगता है वो होता है लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल. अब ये जो इकोनॉमिक्स है उसमें भी लॉ सीख रहे हैं, बट ठीक है. उसके बाद सबसे पहले तो यहाँ पर प्रोडक्शन का मतलब क्या है, कोई भी चीज जो आप लोग कोई भी इनपुट्स को आप कन्वर्ट करते हो एंड वो आउटपुट पे कन्वर्जन होने के बाद हम उसको बोल सकते हैं प्रोडक्शन है. प्रोडक्शन गुड्स का भी हो सकता है, प्रोडक्शन सर्विसेज का भी हो सकता है. यहाँ पर एक प्रोडक्शन का डेफिनेशन दिया हुआ है जो जे.आर. पार्किंसन ने दिया हुआ है. एग्जाम में आपके लिए ये इकोनॉमिस्ट के नाम आ सकते हैं. जे.आर. पार्किंसन ने इकोनॉमिक्स में जो है वो इवन जेम्स बेट्स एंड जे.आर. पार्किंसन, इन दोनों ने मिलकर प्रोडक्शन का एक डेफिनेशन दिया है जहां पर हम ये बोलते हैं कि जो भी आपके इनपुट्स है उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे हम लोग रिसोर्सेज को इनटू आउटपुट, तो हम उसको प्रोडक्शन बोलेंगे. उसके बाद आप लोगों ने ये इवन आपके 12th स्टैंडर्ड में सीखा होगा टाइम यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, फॉर्म यूटिलिटी. फॉर्म यूटिलिटी मतलब आप यहाँ पर टेबल में कन्वर्ट कर देते हो, उसे फॉर्म यूटिलिटी बोलते हैं. उसके बाद जब भी आप एक जगह से दूसरी जगह पे कोई गुड्स को लेके जाते हो उसे प्लेस यूटिलिटी बोलते हैं. पर्सनल सर्विस यूटिलिटी होता है. तो ये जो भी आपने 12th स्टैंडर्ड में सीखा था उसी चीज का एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है. उसके बाद जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो 4 होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो है लैंड है. लैंड का मतलब सिर्फ सॉइल या अर्थ का सर्फेस नहीं होता, उसके ऊपर का आसमान, नीचे के जमीन, सारी चीजें होती है. बहुत अच्छे से आई नो कि आप लोगों को, आई डोंट होप ओनली बट आई नो कि आप लोगों को ये बात बहुत अच्छे से याद होगा कि किस तरीके से हमने जो है एयर, जो ऊपर का सरफेस है, अबव जो आपके है एरिया है, उसमें स्काई में किस तरीके से गुड्स का आप लोगों को एग्जाम्पल दिया था. अगर एक्सचेंज होता है तो क्या होगा क्या नहीं होगा आप लोग को याद भी होगा फॉर श्योर विद डायग्राम. उसके बाद आगे जो है सबसे इंपॉर्टेंट लॉ, लैंड को लेके, लॉ के नहीं, लैंड को लेके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, कुछ फीचर्स है. जिसमें सबसे पहला है लैंड इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर. ऑब्वियसली बात है, अवेलेबल है नेचर के थ्रू ही वो वहां पर है. एंड वहां पर जो सप्लाई है लैंड का वो फिक्स्ड है, वो लिमिटेड इन क्वांटिटी है, जिसकी वजह से वहां पर आप ऐसा नहीं कर सकते कि इमीडिएटली लैंड का जो सरफेस एरिया है वो बढ़ गया है. ऐसा चीजें नहीं होने वाली, वो फॉर एवर वैसा ही रहेगा, फिक्स्ड है सप्लाई उसका. जो लैंड है वो परमानेंट है एंड इनडिस्ट्रक्टेबल है. मतलब आपने वहां पर बॉम्ब ब्लास्ट भी किया तभी भी लैंड ही रहेगा, उसमें कोई डिस्ट्रक्ट आप कर नहीं सकते उसे. लैंड इज अ पैसिव फैक्टर. मतलब वहां पर ऐसा नहीं बोलोगे, आपने बोल दिया कि यहाँ पर खेती हो गई और आपने ऐसे चुटकी बजा दी तो पूरा वहां पर खेत हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है. लैंड इज अ पैसिव फैक्टर जिसको हम लोग डिसाइड करेंगे कि उस पर क्या करना है क्या नहीं करना है. लैंड इज इमोबाइल. एक जगह से दूसरी जगह पे जैसे पर्वत की तरह आप लेके नहीं जा सकते, वो पुराने जमाने की बात है, यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा. लैंड इज इमोबाइल यानी कि वो एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जा सकता. मल्टीपल यूजेस होते हैं एंड ये हेट्रोजेनियस होता है, हर जगह का लैंड अलग होगा. उसके बाद लेबर इज नथिंग बट जो भी ह्यूमन बींग्स है जो काम करते हैं उनके काम को लेबर बोला जाता है. तो जो लेबर है वो एक ह्यूमन एफर्ट्स है. लेबर पेरिशेबल है, जो भी काम कर देते हो आप लोग वो पेरिश हो जाता है. उसके बाद लेबर इज एन एक्टिव फैक्टर. एक्टिव फैक्टर है. उसके अलावा लेबर इज इनसेपरेबल फ्रॉम द लेबरर, यानी कि काम एंड कामगार जो मैंने आपको समझाया था वो दोनों अलग अलग होते हैं. इसके अलावा जो लेबर है, लेबर का जो पावर है, जो बार्गेनिंग पावर है वो पुअर होता है. ये प्रोडक्टिव, और सारे के सारे लेबर प्रोडक्टिव हो ये जरूरी नहीं होता है. लेबर मोबाइल है, एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकता है. यहाँ पर रैपिड एडजस्टमेंट नहीं हो सकता. मतलब जैसे सप्लाई ऑफ लेबर, अचानक से डिमांड बढ़ गई तो सप्लाई बढ़ा दिया, ऐसा नहीं हो सकता. एंड
आवर्स ये जो लाइज मतलब जो फ्री टाइम है वर्सेस जो आपका प्रोडक्टिव टाइम है, उन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। तो आप चूज करते हो आपको क्या करना है क्या नहीं। कैपिटल, उसके बाद कैपिटल इज नॉट ओनली रेस्ट्रिक्टेड टू ओनली मनी, कैपिटल इज कुड बी समथिंग कि जहां पर आप यूज करके उस प्रोडक्शन, इट कुड बी काइंड ऑफ अ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ऐसा एक डेफिनेशन हम लोगों ने देखा था। देखो, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मैनमेड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द प्रोडक्शन, इसे हम लोग कैपिटल बोलते हैं। कैपिटल एक मैनमेड प्रोडक्ट है, मैनमेड फैक्टर है जिसमें आप लोग जिसका इस्तेमाल करके आप लोग फिनिश गुड्स बना सकते हो। अब जो टाइप्स ऑफ कैपिटल है उसमें सबसे पहला है फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड यानी कि एक डिसाइडेड, ये तो आप लोगों ने सीखा ही होगा 12th स्टैंडर्ड। फिक्स्ड कैपिटल, सर्कुलेटिंग कैपिटल। फिक्स्ड यानी कि एक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये फिक्स्ड रहेगा। एंड जो आपका सर्कुलेटिंग कैपिटल होता है, सर्कुलेटिंग इज सिंगल यूज, एक बार यूज कर लिया खत्म हो गया, काइंड ऑफ अ रॉ मटेरियल, तो वो आपका सर्कुलेटिंग फैक्टर होगा, ये आपका फिक्स्ड फैक्टर है। उसके बाद आता है रियल फैक्टर। रियल फैक्टर मतलब जैसे बिल्डिंग हो गया, प्लांट्स, मशीन्स हो गए। ह्यूमन कैपिटल मतलब जो भी आपके पास जो एम्प्लॉइज है उनके एबिलिटीज, उनके स्किल्स। टेंजिबल कैपिटल, इनटेंजिबल, टेंजिबल मतलब फिक्स्ड एसेट जैसे, इनटेंजिबल का मतलब होता है वो कैपिटल जो कॉपीराइट, गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स होते हैं वो। उसके बाद आता है इंडिविजुअल कैपिटल एंड सोशल कैपिटल। इंडिविजुअल एक इंडिविजुअल पर्सन की जो प्रॉपर्टी होती है, सोशल यानी कि सारी सोसाइटी की, जैसे कि कोई पार्क्स हो गया, अम्यूजमेंट पार्क्स हो गए, वो सारी सोशल कैपिटल है। ये सारे क्या हो गए, टाइप्स ऑफ कैपिटल हो गए। एग्जाम में 1 लाइन आपके लिए में भी आ सकता है, तो एक बार देख के जाना, वैसे कोई डिफिकल्ट लेवल है नहीं उसका। उसके बाद हमने देखा था कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होता है, 3 स्टेप्स से होता है। कौन से 3 स्टेप्स होते हैं? सेविंग, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। सेविंग यानी कि मैंने आपको बताया था मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास बहुत सरप्लस फंड है, एंड वही जो बिग शॉट लोग होंगे, अंबानी, अदानी जैसे, उनके पास डेफिसिट ऑफ फंड्स होता है, उनको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फाइनेंस करते हैं। हमारे जो सरप्लस फंड्स होते हैं वो उन तक जाते हैं, उससे क्या बोला जाता है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सेविंग करेंगे। जिसका जितना ज्यादा इनकम वो उतना ज्यादा सेविंग करेगा। फिर उसके बाद उसका मोबिलाइजेशन होगा, मतलब सेविंग्स का मतलब जिन लोगों को जरूरत है, डेफिसिट जिनके पास पैसों का है, उनको हम लोग पैसे देंगे, एंड फिर वो लोग क्या करेंगे, उसको इन्वेस्ट करेंगे कहीं ना कहीं अपने बिजनेस पर्पज से। उसका ये 3 स्टेजेस है फॉर कैपिटल फॉर्मेशन, ये मैंने आपको डिटेल में भी दिखाया था। अगला आता है 4th फैक्टर इज एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर के फंक्शंस क्या क्या है? सबसे पहला तो उससे सारे रिसोर्सेज के साथ कोऑर्डिनेशन करना होता है। ये जो पर्सन होता है वो रिस्क बेयर करता है, इनोवेशन करता है, यही पर्सन है जो अनसर्टेनिटीज के साथ डील करता है, ये फोकस करेगा। फ्रैंक नाइट का ये ओपिनियन है कि प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर द अनसर्टेनिटीज, इसको हाईलाइट करके रखना जितने भी इकोनॉमिस्ट के डेफिनेशंस आपको आते हैं। जैसे शुम्पिटर ने इनोवेशन के बारे में बताया था, शुम्पिटर इनोवेशन, ये एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं। या फिर फ्रैंक नाइट का ओपिनियन था प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर द अनसर्टेनिटीज, इसको हाईलाइट करके रखना है। इन इवन आपके बुक के एंड में भी आपको लिखना है। उसके बाद जो एंटरप्रेन्योर के ऑब्जेक्टिव्स है, इसमें 5 ऑब्जेक्टिव्स। फर्स्ट इज ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनिक यानी कि एक स्टेबल ग्रोथ होना चाहिए, ऑर्गेनिक तरीके से होना चाहिए, नेचुरली होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे आप इंस्टाग्राम के इनऑर्गेनिक ग्रोथ भी देखते हो कि जबरदस्ती के फॉलोअर्स ऐड हो जाते हैं, तो वैसा नहीं है। इनऑर्गेनिक नहीं होना चाहिए, ऑर्गेनिक ग्रोथ होना चाहिए। एक तो पहला वो ऑब्जेक्टिव की सर्वाइवल होना चाहिए, स्टे अलाइव। उसके बाद दूसरा जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है जो कि है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। इसमें मैंने आपको समझाया था कि एक होता है अकाउंटिंग रेवेन्यू, एक होता है अकाउंटिंग रेवेन्यू जिसमें से आप अकाउंटिंग कॉस्ट को माइनस करोगे तो आपको जो मिलेगा वो होगा अकाउंटिंग प्रॉफिट, राइट। ये जो प्रॉफिट होगा वो अकाउंटिंग प्रॉफिट होता है। इसमें से हम लोग इम्प्लिसिट कॉस्ट को या इकोनॉमिक कॉस्ट को माइनस करते हैं। ये जो कॉस्ट होती है अकाउंटिंग कॉस्ट, उसे एक्सप्लिसिट कॉस्ट बोला जाता है। जो इकोनॉमिक कॉस्ट होती है उसे इम्प्लिसिट कॉस्ट बोला जाता है। ये माइनस करने के बाद जो आता है वो आपका इकोनॉमिक प्रॉफिट होता है। ये मैंने बहुत अच्छे से आपको लिख के दिया था, राइट है, याद है आप लोगों को। तो अकाउंटिंग कॉस्ट, अकाउंटिंग रेवेन्यू माइनस आपका जो कॉस्ट है अकाउंटिंग कॉस्ट, जिसे हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी बोलते हैं, वो इवन मैंने कॉस्ट जो दूसरा यूनिट है इसका जो रिवीजन लेक्चर डाला है उसके डिस्क्रिप्शन में जो नोट्स है उसमें भी मैंने ये चीज़ लिख के दी है। तो अकाउंटिंग कॉस्ट हो गया, अकाउंटिंग रेवेन्यू में से कॉस्ट माइनस हो गया, फिर आपका इम्प्लिसिट कॉस्ट या इकोनॉमिक कॉस्ट आप माइनस करोगे तो बचेगा आपका इकोनॉमिक प्रॉफिट। ये जो इकोनॉमिक प्रॉफिट होता है इसे अगर ये जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट है मतलब ही आप नॉर्मल प्रॉफिट पे हो, अगर ये पॉजिटिव
है तो फिर आप सुपर नॉर्मल या फिर एबनॉर्मल प्रॉफिट पे हो, एंड अगर ये निगेटिव है तो फिर आप लॉस कर रहे हो, अपने बिजनेस बंद कर देना चाहिए। ये आपका इंटरप्रिटेशन आता है, ये यहाँ पर क्लियरली लिखा है। जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट मतलब ही नॉर्मल प्रॉफिट होता है, सुपर नॉर्मल मतलब क्या, ये सारी चीजें यहाँ लिखी है। इसके अलावा कुछ इकोनॉमिस्ट के नाम भी इसमें दिए हुए हैं, जैसे जीसी मीन्स एंड ए बेरले। बॉयमल्स थ्योरी ऑफ सेल्स मैक्सिमाइजेशन पे जिसने फोकस किया था वो बॉयमल का था। उसके बाद जो तीसरा नाम है H.A. साइमन ने दिया था कि जो प्रॉफिट्स जो होते हैं वो जो कंज्यूमर का बिहेवियर होता है उसके ऊपर होता है। तो ये बॉयमल, H.A. साइमन एंड A.A. बेरलेन, जेसी मीन्स जिन्होंने ओनरशिप वर्सेस मैनेजमेंट के बारे में बताया था। तो ये 3 इकोनॉमिस्ट के नाम भी आपको याद करने हैं। उसके बाद जो तीसरा ऑब्जेक्टिव है वो है सोशल ऑब्जेक्टिव, मतलब कि सोशल इज नथिंग बट सफिशिएंट सप्लाई होना चाहिए अनअल्टर्ड गुड्स एंड आर्टिकल्स का, जिसकी क्वालिटी में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इन शॉर्ट, आपने एंटी सोशल प्रैक्टिसेस नहीं करनी चाहिए, प्रॉफिटियरिंग नहीं करना चाहिए। ये एग्जाम में आता है 1 मार्क के लिए MCQ। गेनफुल एम्प्लॉयमेंट, क्रिएट अपॉर्चुनिटीज। गेनफुल एम्प्लॉयमेंट मतलब जो भी एम्प्लॉयज है उनके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी चाहिए इन द सोसाइटी। पोल्यूशन पे कंट्रोल रखना चाहिए। ये सोशल ऑब्जेक्टिव है। तो एग्जाम में इन चारों में से कुछ भी आ सकता है, मतलब इन तीन देंगे, लास्ट वाला लिखेंगे ऑल ऑफ द अबव, या फिर इन 4, ये तो इसमें से कोई भी एक देंगे एंड बाकी के दूसरे कोई तो ऑब्जेक्टिव्स है उसका, जैसे ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स के जो पॉइंट है वो दे देंगे और फिर बोलेंगे इसमें से कौन सा सोशल ऑब्जेक्टिव है। इस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद ह्यूमन ऑब्जेक्टिव इज नथिंग बट जो एम्प्लॉयज है आपके एंटरप्राइज, जिसमें भी फर्म में, जो भी इंडस्ट्री में जो भी आपके एम्प्लॉयज है उनके साथ आपने फेयर डील करना चाहिए। उनके स्किल्स एंड एबिलिटीज को डेवलप करने के लिए वैसा एनवायरनमेंट बनाना चाहिए, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी चाहिए, चैलेंजिंग बनाना चाहिए, ये सारी चीजें। उसके बाद नेशनल, एक इंडिया लेवल पे सोचो, नेशन के प्रायोरिटीज के बारे में सोचो, सेल्फ रिलायंट, सेल्फ सफिशिएंट, ये सारी चीजें हमें करनी चाहिए। सेल्फ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इंडिया का, उसके बारे में सोचना चाहिए। इसके अलावा कुछ कंस्ट्रेंट यानी कि लिमिटेशन दिए हैं, जैसे कि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, कि सामने वाले पर्सन को जो एज अ एंटरप्रेन्योर उसके पास सारे इंफॉर्मेशन हो, सारी चीजों का नॉलेज हो, ये जरूरी नहीं। दूसरा मैंने आपको हाईलाइट करवाया था, दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्या बोल सकते हो आप, लिमिटेशन है या कंस्ट्रेंट है, वो ये है कि यहाँ पर पब्लिक इंटरेस्ट के फेवर में सारी चीजें हो, ये जरूरी नहीं होता। तीसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर इनएडिक्वेट है। चौथा जो इसमें इंपॉर्टेंट था वो नेचुरल कैलामिटीज के ऊपर आपका बिजनेस डिपेंड होता है। एंड फिफ्थ इज अदर फैक्टर्स, इन्फ्लेशन है, जो फॉरेन एक्सचेंज के रेट्स है वो अनफेवरेबल, फेवरेबल है कैसे है, या जो पॉलिसीज है, ये सारी चीजों में, अदर इवेंट्स में जो है वो आपके लिमिटेशंस होते हैं। अगला जो है वो एंटरप्रेन्योर प्रॉब्लम्स है। देखो इस पे बहुत इतना मैं फोकस इसीलिए नहीं कर रही हूँ बिकॉज इस पे एग्जाम में क्वेश्चन बहुत कम आता है। ऑब्जेक्टिव्स में भी फिर भी क्वेश्चन आ सकता है। जो 4 ऑब्जेक्टिव्स है, पहला छोड़ के बाकी, ऑर्गेनिक पे इतना नहीं आता, बाकी 4 ऑब्जेक्टिव्स पे एग्जाम में भी क्वेश्चंस आते तो है। बाकी जो लिमिटेशंस है, ये प्रॉब्लम्स है, इस पे वैसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट फिर भी एक बार गो थ्रू कर लेना चाहिए, इसलिए हम लोग गो थ्रू कर रहे हैं। कि जैसे प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू ऑब्जेक्टिव्स, मतलब 2 ऑब्जेक्टिव्स में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। हमारा ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, जहां पर हम चाहते हैं प्रॉफिट बढ़े, बट वही सोशल ऑब्जेक्टिव है जहां पर हम ये सोचते हैं कि जनता का अच्छा होना चाहिए। अब दोनों चीजें बैलेंस होना जरूरी नहीं, दोनों चीजों में प्रॉब्लम, मतलब दोनों चीजें एक दूसरे के क्रॉस में हो सकती है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होगा। तो प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू ऑब्जेक्टिव्स। दूसरा आता है लोकेशन, साइज ऑफ द इंडस्ट्री, कहां पर आपका जो बिजनेस है वो कहां पर होना चाहिए। इसके बाद प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू सिलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग फिजिकल फैसिलिटीज कौन कौन सी है, कहां पर है, आपका वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन कैसा है, उसके बेसिस पे क्या आपको सपोर्टिंग फेवरेबल सिचुएशंस है, नहीं है। प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू फाइनेंस, ये तो सबको ही होती है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, मार्केटिंग से रिलेटेड, ये 4 पीस याद रखना। ये 4 पीस इसमें एग्जाम में 4 पीस देंगे, या तो और इसमें एक चेंज कर देंगे, जैसे कि पीपल वर्ड डाल दिया तो ये 3 देंगे और एक चौथा दे देंगे जो कि गलत होगा, पीपल। तो ये ध्यान रखना कौन से 4 है। प्रोडक्ट यानी कि प्रोडक्ट का क्वालिटी कैसा है, कौन सा प्रोडक्ट आप बना रहे हो वो। दूसरा प्रमोशन आप कैसा कर रहे हो, डोर टू डोर कर रहे हो, सोशल मीडिया पे कर रहे हो, वो प्रमोशन। थर्ड इज प्राइस, कि कौन से गुड्स का मतलब आपके गुड्स का प्राइस कितना है। तो पहला कौन सा होगा, प्रोडक्ट, प्रमोशन, प्राइस एंड प्लेस। तो ये 4 आपके पीस है।
इसके अलावा प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू लीगल बहुत कॉम्प्लिकेटेड है इंडिया का, एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन। उसके बाद प्रोडक्शन फंक्शन, एग्जाम में आपको इसका डेफिनेशन आ सकता है। प्रोडक्शन फंक्शन इज नथिंग बट एक इंडिपेंडेंट एंड एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, उन दोनों के बीच का रिलेशन इज नथिंग बट द फंक्शन। अभी इसके एजम्पशन क्या है, ये प्रोडक्शन फंक्शन का एजम्पशन, सबसे पहला एजम्पशन ये है कि जो आपका इनपुट आउटपुट है, इनपुट आउटपुट जो स्पेसिफिक पीरियड के लिए ही हम लोग अज्यूम करेंगे। दूसरा एजम्पशन ये है कि जो टाइम पीरियड के लिए हम लोग अज्यूम करेंगे, जो टाइम पीरियड के लिए हम लोग अज्यूम करेंगे, स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए गुड्स एंड सर्विसेज को, स्पेसिफिक पीरियड के लिए इनपुट आउटपुट को, उस दौरान, उस टाइम के दौरान आपकी जो टेक्नोलॉजी होगी वो कांस्टेंट होगी, उसमें आप कोई, क्योंकि अच्छी टेक्नोलॉजी आई तो ऑब्वियस सी बात है आपका आउटपुट बढ़ेगा, इसलिए हम ये अज्यूम करेंगे कि टेक्नोलॉजी कांस्टेंट रहेगी। एंड थर्ड एजम्पशन की जो भी प्रोडक्शन फंक्शन के इनपुट आउटपुट है हम लोग वो मैक्सिमम यूटिलाइज कर रहे हैं, ये थर्ड एजम्पशन है। ये 3 एजम्पशन एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो ये 3 कौन से है? पहला कि आप एक सर्टेन पीरियड के लिए शॉर्ट जो भी आपका स्पैन ऑफ टाइम है वो डिसाइड होगा, उस स्पैन में आपका टेक्नोलॉजी कांस्टेंट रहेगा। एंड थर्ड, आप मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करोगे। अब जो ये जो डेफिनेशन दिया है, ये सैमुअलसन ने दिया था डेफिनेशन। इसका मतलब मैंने आपको लिखवाया था कि या तो आप मिनिमम, जो भी आपके पास मिनिमम इनपुट है उससे आप डिजायर्ड आउटपुट लेके आओ, या फिर डिजायर्ड आउटपुट लेके आओ, या फिर आप डिजायर्ड इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट तक पहुंचना चाहिए। अब जब ये वर्ड्स आपके सामने आते हैं तब आपको समझिएगा कि उसका मैक्सिमम आउटपुट, मैक्सिमम आउटपुट, मैक्सिमम आउटपुट, अरे यार नजर लगा दिया आप लोगों ने, ठीक है। चलो सो डिजायर्ड इनपुट का आप, डिजायर्ड इनपुट का क्या करोगे आप? मैक्सिमम आउटपुट आप प्रोड्यूस करोगे। तो ये चीजें होनी चाहिए, मैक्सिमम आउटपुट, यस, मैक्सिमम आउटपुट, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे। ये डेफिनेशन दिया था सैमुअलसन ने, इसके बेसिस पे आप लोगों ने ये फंक्शन सीखा था, क्वांटिटी इज इक्वल टू फैक्टर्स लेबर एंड कैपिटल। क्योंकि हम लोग अज्यूम करते हैं कि शॉर्ट रन में सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हो सकते हैं जो वेरिएबल हो सकते हैं, उसमें भी हम लोग लेबर पे ही फोकस करने वाले हैं, ना कि कैपिटल पे। बट ऐसा फंक्शन हम लोगों ने सीखा था। अब जो शॉर्ट रन, ये जो फंक्शन दिया था ये कॉब डॉगलिस प्रोडक्शन फंक्शन है। कॉब एंड डॉगलिस ये 2 अमेरिकन लोग हैं जिन्होंने अमेरिका में स्टडी किया था मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का एज अ होल, एंड उसके बेसिस पे ये जो है ये इक्वेशन दिया था, मैंने आपको समझाया था। ये जो इक्वेशन जिस एजम्पशन के बेस था कि जो भी आपका a1 माइनस a, ये जो है ये इन दोनों का एडिशन 1 होता है, ऐसा अज्यूम किया उन्होंने, बट वो वैसा है नहीं, ये एजम्पशन गलत था, जिसके बेसिस पे पूरा थियरी बनाया एंड देन ही चेंज दैट इक्वेशन। तो इसमें ये अज्यूम किया गया था कि 3/4 आप लोगों का जो लेबर है उसमें 75% चेंज होता है, एंड 1/4 जो चेंज होगा 25% वो कैपिटल में होगा। उसके बेसिस पे ये कॉब डॉगलिस ने अपना प्रोडक्शन फंक्शन दिया था। अभी इसके बेसिस पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स या लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ये 2 जो लॉ बनाए थे, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स नहीं बोलना, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स एंड लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ये 2 लॉज अल्टरनेटिव नाम है। ये जो दो लॉ, ये जो एक लॉ बोला गया था, शॉर्ट रन में बोला गया था, उसमें 3 कॉन्सेप्ट सीखे थे हम लोगों ने, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट मतलब ऑन जो ये जो एक एक्स्ट्रा यूनिट यानी कि एक एक्स्ट्रा लेबर, एक एक्स्ट्रा इंसान जब आप कोई प्रोडक्शन प्रोसेस में लगाते हो, लेबर लगाते हो, तो ऑन एन एवरेज तो सब लोग मिलके एग्रीगेट लेवल पे कितना प्रोडक्शन करते हैं। 10 लोगों ने इतना गुड्स का प्रोडक्शन किया या 15 लोगों ने इतने गुड्स का प्रोडक्शन किया, तो फिर ये एग्रीगेट जब आप बताते हो उसे हम लोग टोटल बोलेंगे। ऑन एन एवरेज हर एक इंसान ने कितना बनाया तो हम लोग उसे एवरेज बोलेंगे, एंड एक एक्स्ट्रा इंसान आने की वजह से कितना प्रोडक्शन हुआ उसे हम मार्जिनल बोलेंगे। तो टोटल का फॉर्मूला आपको सामने आ जाना चाहिए। टोटल इज नथिंग बट समेशन ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट, सेम जैसे हम लोगों ने यूटिलिटी में देखा था। तो समेशन ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट का आपको आंसर क्या आना चाहिए? जो भी आपके टोटल प्रोडक्ट का चेंज होता है, चेंज इन टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी, ये एक फॉर्मूला है। दूसरा वाला जो फॉर्मूला है जो आप लोग सीखते हो, टोटल प्रोडक्ट एट n माइनस टोटल प्रोडक्ट एट n माइनस 1, ये सिर्फ तब इस्तेमाल हो सकता है, ये सिर्फ तब आप यूज कर सकते हो जब आपका जब आप ये बोलोगे कि आपके पास कंटिन्यूस बेसिस पे ऐसा लिख के दिया 1 2 3 4 ये सीक्वेंस में, लेकिन अगर ऐसा दिया फर्स्ट लेबर के बाद डायरेक्टली 10th लेबर, तो ये बीच का गैप गायब हो जाएगा, जिसकी वजह से ये फॉर्मूला आप यूज तब नहीं कर सकते, तब आप सिर्फ ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो।
सो चेंज इन टोटल प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन क्वांटिटी, ये होगा आपका मार्जिनल प्रोडक्ट का फॉर्मूला। उसके बाद आएगा एवरेज प्रोडक्ट, तो ऑन एन एवरेज कितना, तो टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय जो भी क्वांटिटी ऑफ लेबर है, जो भी नंबर ऑफ यूनिट्स वेरिएबल फैक्टर के है, वो आप ये फॉर्मूला लगा दोगे तो आपके पास आ जाएगा एवरेज प्रोडक्ट। अभी ये जो एवरेज प्रोडक्ट है, मार्जिनल प्रोडक्ट है, इसके बीच के लिए, इसके लिए एक रिलेशन हम लोगों ने सीखा था, एक डायग्राम के थ्रू समझा था। सबसे पहले तो हमने ये सीखा था, ये टेबल में अगर आप देखते हो, ये जो टेबल आपको दिखाया है, यहाँ पर क्या क्या चीजें आपको समझ में आ रही है। सबसे पहले तो आपको ये समझता है, जैसे जैसे एक पर्टिकुलर मशीनरी पे लोग आते हैं वैसे वैसे एफिशिएंसी बढ़ती है, जिसकी वजह से अगर आप देखते हो तो टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग है, वो भी एट अ इंक्रीजिंग रेट। क्यों? क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस इज 110 फिर 120 इस तरीके से है, इसका मतलब इंक्रीजिंग है टोटल प्रोडक्ट एट अ इंक्रीजिंग रेट। उसी टाइम पे जब आप देखते हो तो मार्जिनल प्रोडक्ट एंड टोटल एवरेज प्रोडक्ट का रिलेशन कैसा है, आपका मार्जिनल प्रोडक्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन एवरेज प्रोडक्ट इनिशियली। उसके बाद जो होता है आपका जो टोटल प्रोडक्ट है वो इंक्रीज तो हो रहा है बट एट अ डिमिनिशिंग रेट। वाई? बिकॉज अगर आप देखते हो यहाँ पर 520 टू 680, फिर यहाँ पर 70, फिर 50, इस तरीके से चेंज है, इसका मतलब इंक्रीज तो हो रहा है बट एट अ डिक्रीजिंग रेट इंक्रीज हो रहा है। एंड यहाँ पर अगर आप देखते हो तो आपका एवरेज प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन मार्जिनल प्रोडक्ट। वाई? बिकॉज यहाँ पर स्टार्टिंग में क्या होता है, ऑन एन एक एक्स्ट्रा इंसान आने की वजह से वो मशीनरी का आप एफिशिएंटली यूज कर सकते हो, बट धीरे धीरे क्या होता है ना, एक बेंच पे जैसे 10 लोगों को बिठा दिया तो सब लोगों की इनएफिशिएंसी स्टार्ट हो जाती है, तो सब लोग पढ़ाई पे ध्यान नहीं देंगे। तो ऐसा ही सेम अगर एक्स्ट्रा लोगों को डाल दिया तो हर कोई इतना एफिशिएंटली काम नहीं करता, और कुछ लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा काम करेंगे, कुछ होंगे जो नहीं करेंगे। तो क्या होता है, इसका जो एवरेज होता है, मतलब इसने जो ज्यादा काम किया है इसका क्रेडिट जो कम काम करता है वो खा लेता है। ये कॉर्पोरेट्स में भी आपने देखा होगा, ये क्रेडिट ये खा लेता है, मतलब स्प्रेड हो जाता है सब पे इक्वली, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ऑन एन एवरेज जो है वो सबका एवरेज तो ज्यादा रहेगा बट एक्चुअल में वैसा है नहीं, सब ने उतना एफिशिएंटली काम नहीं किया होता है। मार्जिनल इसीलिए एक एक्स्ट्रा इंसान का जो काम है वो कम रहता है, बट ऑन एन एवरेज ऑब्वियस सी बात है, पहले ही इतना बना के रखा है एक्स्ट्रा, तो वो स्प्रेड हो जाता है ओवर द अदर पीपल, इसकी वजह से ये होता है। उसके बाद तो इसके लिए एक चार्ट आपको समझना है, जब आप लोग इंक्रीजिंग रिटर्न्स पे होते हो, मतलब इनिशियल स्टेज में होते हो, उस टाइम पे क्या होता है, इंक्रीजिंग स्टेज पे हो तो इनिशियली क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज एट अ इंक्रीजिंग रेट टिल पोई का मतलब है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो ये जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। कौन सा? ये वाला पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज नथिंग बट एक ऐसा पॉइंट जिसके बाद जो है ना वो रेट चेंज हो जाएगा, क्योंकि इस रेट के बाद क्या हो जाता है, टोटल प्रोडक्ट जो है ना वो इंक्रीज तो होता है, आफ्टर पोई टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज तो होता है बट एट अ डिक्रीजिंग रेट, तो इसको पोई बोलते हैं, ठीक है, इसके बीच के पॉइंट को। तो इसीलिए पोई पॉइंट मतलब जहां पर रेट में डिफरेंस होगा, तो टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज एट अ इंक्रीजिंग रेट टिल पोई एंड आफ्टर पोई टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज बट एट अ डिक्रीजिंग रेट। उसी टाइम पे मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज तो हो रहा है, अगर आप देखते हो यहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्ट ज्यादा है ना, स्टार्टिंग के फेज में मार्जिनल प्रोडक्ट इज हायर, तो मार्जिनल प्रोडक्ट ज्यादा है एंड प्लस पोई के बाद वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। बट ये जो एपी होगा, एपी इज हाईएस्ट होगा उस टाइम पे, फिर उस टाइम पर जब एपी इज हाईएस्ट उस टाइम पर ये जो स्टेज है वो खत्म होता है। देखो यहाँ पर एपी इज हाईएस्ट, उस टाइम पर एपी जहाँ पर हाईएस्ट है उस टाइम के बाद ये स्टेज खत्म हो जाएगा। उसके बाद डिमिनिशिंग रिटर्न स्टार्ट होता है। वाई? बिकॉज टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है एट अ डिक्रीजिंग रेट एंड प्लस टोटल प्रोडक्ट जो है वो हाईएस्ट पे मैक्स पे चला जाएगा, टोटल प्रोडक्ट मैक्स पे चला जाता है। एमपी इज डिक्रीजिंग बट स्टार्टिंग में पॉजिटिव ही रहेगा, निगेटिव इसके बाद हो जाता है वो, ठीक है, उसके बाद एमपी निगेटिव हो जाएगा बट यहाँ पर पॉजिटिव ही रहेगा। जहां पर एमपी 0 हो जाएगा ना वो स्टेज एंड हो जाएगा। जैसे हम पॉइंट ऑफ सैटिसिटी देखते थे कंज्यूमर के केस में कि आपका प्रोडक्ट जो है टोटल प्रोडक्ट वो हाईएस्ट पे है और मार्जिनल प्रोडक्ट 0 पे, मार्जिनल यूटिलिटी 0 पे, सेम वैसे जहां वहां पर जैसे देखा था वहां ऐसा ही यहाँ पर भी है, टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम पे है एंड मार्जिनल प्रोडक्ट 0 पे है, वो आपका पॉइंट वहां पर स्टेज खत्म हो जाएगा एंड एपी इज पॉजिटिव बट वो डिक्रीजिंग है। उसके बाद निगेटिव रिटर्न आएंगे, टीपीबी गिरेगा, वो आपके निगेटिव रिटर्न्स का स्टेज होगा। ये होगा आपका कौन सा, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जिसका आप लोगों ने ये डायग्राम भी देखा था और ये 4 एजम्पशन देखे थे कि टेक्नोलॉजी कांस्टेंट होगी, बाकी सारे इनपुट्स जो होंगे वो फिक्स्ड होंगे, मॉनेटरी टर्म्स जो होंगे वो आपके हम किसी भी वक्त प्रोडक्शन की जब बात कर रहे हैं उस टाइम पे हम लोग सिर्फ नंबर्स में, यूनिट्स में बात करते हैं, हम लोग रुपीज टर्म्स में बात नहीं करते। रुपीज में हम लोग कॉस्ट वाला जो यूनिट है
उसमें बात करेंगे। एंड थर्ड जो हम लोगों ने देखा था ये था एजम्पशन कि जब हम लोग कांस्टेंट मतलब एक रेशियो है कि 1:2 में आप लोगों ने ये मतलब इस रेशियो में आपने जो 2 इनपुट्स है उसका इस्तेमाल करना है। अगर आपने एक इनपुट बढ़ा दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरा भी बढ़ा दोगे, ठीक है, दूसरा फिक्स्ड ही रहेगा, ऐसा उनको बोलना है, फिक्स्ड प्रोपोर्शन में ही। क्योंकि अगर दूसरे का इनपुट भी बढ़ा दिया तो फिर ऑब्वियस सी बात है आपके सारे फैक्टर्स वेरिएबल होना स्टार्ट हो जाएंगे और शॉर्ट रन में ही प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो हमारा पूरा लॉ डिफीट हो जाएगा। इसीलिए ये बेसिक एजम्पशन थे इन शॉर्ट रन। उसके बाद जो लास्ट देखा था वो था रिटर्न्स टू स्केल, जो कि होगा लॉन्ग रन में। सीधा सा हिसाब था लॉन्ग रन में। सीधा सा हिसाब क्या था, अगर आपका जो इंक्रीज होगा आउटपुट का वो उसका प्रपोर्शन और इनपुट का प्रपोर्शन इक्वल होगा तो यू विल कॉल इट एज कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। उसी इक्वेशन को हम लोग लीनियर होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन भी बोलते हैं। उसके बाद क्योंकि इक्वल का साइन है। उसके बाद अगर आउटपुट का जो परसेंटेज है वो ज्यादा है चेंज का एज कंपेयर टू इनपुट, तो फिर इसको हम लोग इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल बोलते हैं। एंड लास्ट को हम लोग डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। इसका एक एग्जांपल, अगर ऐसा होता है कि आपके जो इनपुट है वो 10 इनपुट था और आउटपुट भी आपका 10 ही था, ठीक है, तो अगर ऐसा होता है कि आपने जो इनपुट इंक्रीज किया वो 12 किया और आपका आउटपुट भी 12 हुआ तो ये इक्वल है, तो ये आपका कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल होगा। अगर ऐसा होता है कि आपने इनपुट जो है वो बढ़ाया 12 से लेकिन आपका जो आउटपुट बढ़ा वो 15 हो गया तो फिर आप इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल में हो। अगर आपने जो इनपुट है वो 12 कर दिया लेकिन आपका जो आउटपुट है वो इंक्रीज तो हुआ, इससे इंक्रीज हुआ ना 10 से इंक्रीज तो हुआ बट इतना नहीं हुआ जितना हमने इनपुट को इंक्रीज किया, तो हम बोलेंगे डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। क्लियर? तो इस पे एग्जाम में एमसीक्यू कैसा आता है, इस तरीके का। कौन सा है देखो, आपको सॉल्व करना आ रहा है। इफ इनपुट इंक्रीजेस बाय 40%, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल आर प्रेजेंट, ठीक है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है मतलब इनपुट भी इंक्रीज हो रहा है एंड आउटपुट भी। बट यहाँ पर समझना चाहिए आपको, अगर इनपुट इंक्रीज हो रहा है तो आउटपुट जो इंक्रीज होगा उसका रेट ज्यादा होना चाहिए, तभी इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल में हम लोग रहेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, आउटपुट विल बी मोर देन 40%। यही सबसे ज्यादा डिफिकल्ट यही एमसीक्यू आता है, इससे डिफिकल्ट एमसीक्यूज नहीं होता इस चैप्टर पे। अगर ये समझ रहा है तो फिर सब कुछ समझेगा। इसीलिए हम लोग देखते हैं इंक्रीजिंग, कांस्टेंट एंड डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल का डायग्राम, राइट। तो ये आपका लॉन्ग रन में ऐसा होगा। उसके बाद जो आखिरी हमने देखा था वो था प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन। हाँ, ये चेंज हुआ कॉप डॉगलस के बाद। कॉप डॉगलस का जो इक्वेशन था, प्रोडक्शन फंक्शन था, उसके बाद उसने चेंज करके ये प्रोडक्शन फंक्शन दिया था। मैंने डिटेल में डिस्कशन किया था जो आपका हमारा नॉर्मल लेक्चर रहता है उस टाइम पे। अभी रिवीजन में आपको इतना कुछ जरूरत है नहीं जानने की। उसके बाद ये जो a + b ये इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क करके रखना। इंक्रीजिंग सेम IRS, CRS एंड DRS की बात होती है। उसके बाद लास्ट है वो है प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन। प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन में एक एमसीक्यू ध्यान से समझना, आइसोक्वांट। ये जो है ये अगेन सेम है जैसे आप लोगों ने इंडिफरेंस कर्व एंड बजट लाइन जो देखा था उसका कॉम्बिनेशन। जो आप लोगों ने देखा था वो ये था कि आप लोग जैसे इंडिफरेंस कर्व पे आपको इक्वल सेटिस्फैक्शन मिलता है, हर एक इंडिफरेंस कर्व पे आपको इक्वल सेटिस्फैक्शन मिलता है, बट आप उस इंडिफरेंस कर्व को चूज करोगे जहां पर आपका बजट लाइन टेंजेंट होगा टू इंडिफरेंस कर्व। यहां पर एज अ प्रोड्यूसर आपको सेम चीजें समझनी है। यहां पर प्रोड्यूसर का जो इंडिफरेंस कर्व होता है उसको हम लोग आइसोक्वांट बोलते हैं और जो बजट लाइन होती है उसे हम लोग आइसो कॉस्ट लाइन बोलते हैं, ठीक है। आइसो कॉस्ट लाइन, बस नाम बदल दिया, कुछ भी कॉन्सेप्ट चेंज नहीं है, कॉन्सेप्ट सेम है कि जिस वक्त ऐसा होगा कि आइसो कॉस्ट जो लाइन है, आइसो कॉस्ट दिस इज नथिंग बट जैसे एक कंज्यूमर का बजट लाइन वैसे प्रोड्यूसर का बजट लाइन, तो जो होगा वो टेंजेंट रहेगा टू आइसो क्वांट। वो जो पॉइंट रहेगा वो पॉइंट पे आप लोग प्रोडक्शन करोगे। ये आपका एक प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा एंड आइसोक्वांट को ही ये अल्टरनेटिव नाम है, ये लिख के रख देना कहीं ना कहीं, ये चारों नाम आइसोक्वांट को बोला जाता है। तो बस यही सेम थियोरी प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन की भी जो सेम हमने कंज्यूमर के टाइम पे देखा था, बजट लाइन एंड इंडिफरेंस कर्व का कॉम्बिनेशन सेम यहाँ पर भी है, आइसोक्वांट एंड आइसो कॉस्ट लाइन का कॉम्बिनेशन। इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है, ये जो यूनिट है, ये यहीं पर खत्म होता है। देखो यहीं पर खत्म होता है, यस। इसी के साथ सारे कॉन्सेप्ट सेम है। So we'll meet in the next session. Till then, take care. Bye bye. Keep revising.